एपिसोड 161 टू 170। अध्याय 161 098 भाग्य बहुत कठिन है स्वर्ग नहीं लेगा _8। यूनिया ने अपना बटुआ और मोबाइल फोन सोफे पर फेंक दिया और हल्के से हंसते हुए बोली, आधे घंटे के भीतर जो भी मेरे कमरे में प्रवेश करेगा कृपया स्वेच्छा से आगे बढ़ जाए। आवाज मधुर और सहज प्रतीत होती थी, फिर भी इससे रीढ़ में अचानक ठंडक दौड़ जाती थी तथा हवा में एक अवर्णनीय शीतलता छा जाती थी। आह्वान पहले तो उलझन में थी, लेकिन यूनिया द्वारा लाए गए मोबाइल फोन और पस को देखकर उसे बुरा लगा। अब यूनिया की बातें सुनकर उसका दिल बैठ गया और उसने सहज ही युनशु की ओर देखा, जो सिर झुकाए खड़ी थी। उसके हाव भाव समझ से परे थे। ये लोग कई सालों से यून परिवार के लिए काम कर रहे थे और मिस यूनिया को भी पहचानते थे। उस समय वह एक छोटी बच्ची थी और अब वह एक सुंदर युवती बन गई थी। हालांकि वह परिवार की सगी बेटी यानी मिस यून थी, लेकिन सभी जानते थे कि मालिक और मालकिन उसे पसंद नहीं करते थे। इसलिए इन लोगों ने इस मिस यून को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इन लोगों को देखकर कुछ तिरस्कार दिखाते हुए, कुछ उदासीन और कुछ भयभीत और सतर्क, यूनिया की मुस्कान और भी गहरी हो गई। जब मैं नहा रही थी, कोई चुपके से मेरे कमरे में घुस आया, मेरा बटुआ और मोबाइल फोन चुरा लिया, फिर दादी और पिताजी को फंसा दिया। ऐसे व्यक्ति की निंदा की जानी चाहिए। वे न केवल अशुद्ध हैं, बल्कि उनके मन में कलह फैलाने की भी मंशा है, मेरे और मेरे परिवार के बीच स्नेह को कमजोर करने की कोशिश। ऐसा व्यक्ति घर में कैसे काम कर सकता है? तुम जो भी हो, बेहतर होगा कि तुम स्वेच्छा से आगे आओ। अगर मैं तुम्हें खुद पालूं तो सोचो तुम्हारा क्या हश्र होगा, उसने कहा। यह धार्मिक बयानबाजी सिर्फ अनजान लोगों को ही बेवकूफ बना सकती थी। युनशु ये सुनकर इतनी क्रोधित हुई कि खुद को रोक नहीं पाए। लड़की ने साफ और तार्किक ढंग से बात की, मानो सच हो, लेकिन युनशु को हर शब्द एक गहरी विडंबना लग रहा था। यूनिया का स्वर न तो हल्का था और न ही भारी, उसमें युवा मिठास की झलक थी। फिर भी ये दर्शकों के कानों पर, उनके दिलों पर एक भारी घंटी की तरह पड़ा और उसके भार से उनकी सांसें अटक गईं। आह्वान कांप उठा और चुपचाप पीछे हट गया। यूनिया की नज़र ऊपर उठी। आह्वान, क्या हुआ? आह्वान को इस बात पर सदमा लगा कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है और उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। यूनिया मुस्कुराई। आह्वान, तुम ही तो थे जो मेरे कमरे में आए थे। उसका खूबसूरत चेहरा अचानक सख्त हो गया। बताओ, क्या तुमने उन्हें चुराया था? आह्वान धड़ाम से अपने घुटनों पर गिर पड़ी। मिस, यह मैं नहीं थी। यूनिया ने अपने होठों को मोड़ा। उसकी उत्कृष्ट विशेषताएं प्रकाश के नीचे और भी अधिक अलौकिक हो गईं। उसकी संकुचित आंखों में ठंडी रोशनी की झलक दिख रही थी। तुम नहीं? फिर मेरे कमरे में और कौन आया? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? किसने तुम्हें बताया? और हमारे बीच दरार डालने से तुम्हें क्या फायदा? यूनिया ने जल्दी जल्दी पूछा, जिससे आह्वान पूरी तरह से घबरा गई। आह्वान ने मदद के लिए युनशु की ओर देखा, फिर भी युनशु की ठंडी निगाहें यूनिया पर भयंकर रूप से कटी हुई थीं। आह्वान कई वर्षों से मेरे साथ है, वह साफ सुथरी और कुशल है और मुझे विश्वास है कि वह ऐसा कृत्य नहीं करेगी। यूनिया ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर यह भाव था कि मैं यह आपके भले के लिए कर रही हूँ। दादी, मुझे पता है कि आप आह्वान से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपको उसे बिल्कुल भी खुश नहीं करना चाहिए। अगर आपने उसे इस बार माफ कर दिया तो अगली बार भी ऐसा ही होगा। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। युनशु ने अपने सीने में गुस्से को दबा लिया। उसकी आवाज़ हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी थी। यूनिया, ज्यादा दूर मत जाओ। यूनिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं, कोमल और मनमोहक थीं। दादी, जो हद से आगे निकल गया वह आह्वान है। ऐसा व्यक्ति अभी भी दादी का विश्वास जीतता है। दूसरे नौकर क्या सोचेंगे? न्याय की खातिर आह्वान अब घर में नहीं रह सकता, उसने जोर देकर कहा। आह्वान जमीन पर बैठी जी यूनिया को अविश्वास से घूर रही थी। लड़की शान से बैठी थी, उसका कोमल चेहरा मुस्कुरा रहा था, एक कुलीन महिला की आदर्श छवि। अचानक उसके मन में अन्याय का भाव उमड़ आया और उसने जोर से कहा, मिस यूनिया, मैं मैडम की हूँ, आपको मेरे साथ व्यवहार करने का क्या अधिकार है? लड़की की खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीरे से पूछा, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? मुझसे कुछ भी पाने के लिए 100,000 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। युनशु, युनशेन, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मेरी चीजें अगर मैं उन्हें देना नहीं चाहता तो मृत्यु के बाद भी तुम उन्हें नहीं पा सकोगे। अध्याय 162 099 मेरा प्यार मूसलाधार पानी। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? आह्वान अनजाने में कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। वह वास्तव में उन आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। नहीं नहीं, यूनिया ने धीरे से हंसते हुए कहा, यह अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे पता है कि यह तुम्हारा विचार नहीं था, लेकिन जब तुमने साथी बनने का फैसला किया था तो तुम्हें उन परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था जिनका तुम्हें अब सामना करना पड़ेगा। बटलर के पास जाओ और 3 महीने की मजदूरी ले आओ और कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। आह्वान तुरंत घबरा गया। मत, मुझे मत भेजो, मैं मिस से विनती करता हूँ कि मुझे मत भेजो। यूनिया ने आलस्य से अपनी नजरें नीची करके अपने नाखून साफ किए। आह्वान ने उत्सुकता से युनशु की ओर मुड़कर कहा, मैडम, मैडम, कृपया मुझे दूर न भेजें। युनशु अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने यूनिया को घूरते हुए कहा, जी यूनिया, इस घर में फैसले लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। तुम यहाँ किस तरह की शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही हो? यूनिया मुस्कुराई। दादी, मैं सिर्फ आपके भले के बारे में सोच रही हूँ। ऐसे धोखेबाज इंसान को घर पर रखने से और भी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। अगर बात फैल गई तो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? यहाँ तक कि मेहमान भी हमारे घर आने से डरेंगे। युनशु को, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ और तुम मुझे दोष देने की हिम्मत कैसे करोगे? वाली बात से इतनी चिढ़ हुई कि वह गुस्से से आग बबूला हो गई, लेकिन दूसरे पक्ष का तर्क इतना पाखंडपूर्ण था कि वह कुछ देर के लिए शब्दों के अभाव में रह गई। दादी, अगर आप आह्वान को शरण देना चाहती हैं तो ऐसा व्यवहार करें जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। वैसे यहाँ इतने सारे गवाह हैं।
अगर दादी ऐसे व्यक्ति को शरण देंगी तो दूसरे क्या सोचेंगे? एक कर्कश स्वर ने क्रोध से कहा, ऐसी स्त्री हमारे घर में काम करने के लिए सर्वथा योग्य है। युवा मालकिन को उसे यहाँ से भेज देना ही उचित है। आह्वान का चेहरा कठोर हो गया और उसने अपना सिर घुमाकर उस लड़की को कड़वी निगाहों से देखा जिसने बात की थी। यूनिया ने भौहें उठाईं और देखा। वह छोटी लड़की दुबली पतली और नाटी थी, भीड़ में लगभग अदृश्य। उसने भूरे और फटे हुए फूलों वाले कोट, काले चौड़े पैरों वाली पैंट और काले बैले फ्लैट्स पहने थे। उसके बाल 2 सींगों वाली चोटियों में बंधे थे। वह सांवली थी और उसकी आंखें बेहद चमकदार थीं, बिल्कुल एक देहाती लड़की जैसी लग रही थी। जब लड़की ने यूनिया को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह मुस्कुराए और 2 छोटे बाघ के दांत दिखाए जो कुछ मूर्खतापूर्ण लग रहे थे। यूनिया ने बेपरवाही से अपनी नजरें हटा लीं और उदासीनता से बोली, आह्वान, तुमने अपने मालिक की संपत्ति चुराई है। मैं आसानी से पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर सकती हूँ और जब ऐसा होगा तो कानून के सामने दया की भीख मांगना आसान नहीं होगा। मैं दादी और पिता के सम्मान में तुम्हारे साथ नरमी बरत रही हूँ, कृतघ्न मत बनो। दादी से भीख मांगना बेकार है। वह परिवार का आधार हैं और उन्हें बड़ी सोच रखनी चाहिए। यूशु को ये चापलूसी भरे लेकिन मजाक भरे शब्द बहुत गुस्सा दिला रहे थे। वो लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही थी, जानबूझकर आग में घी डाल रही थी और एक मिसाल कायम कर रही थी। अब उससे बहस करना बेकार था। यूनशु शांत हुआ और हल्के से बोला, अंकल फैंग। बटलर अंकल फैंग तेजी से आगे बढ़े, मैडम, आह्वान को नीचे ले जाओ, उसकी 3 महीने की मजदूरी का भुगतान कर दो और उसे कल आने की जरूरत नहीं है। अंकल फैंग एक पल के लिए रुके, फिर हाँ में हामी भर दी। तब तक आह्वान भी शांत हो चुकी थी, अब कोई तमाशा नहीं कर रही थी। चुपचाप अंकल फैंग के पीछे पीछे नीचे चली गई। दरवाजे पर पहुंचकर वह पीछे मुड़ी, उसकी नजरें यूनिया की ओर द्वेष से भरी थीं। यूनिया ने अपनी भौहें उठाईं और पीछे देखा। उसकी आंखों की गहराई में बर्फ जैसा मजा देखकर आह्वान बुरी तरह कांप उठी। फिर उसने और देखने की हिम्मत नहीं की और जाने के लिए अपना सिर घुमा लिया। यूनिया ने अपने होठों को थोड़ा सा मोड़ा, यदि तुम काफी समझदार हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। यदि इससे तुम्हें मुझसे नफरत हो रही है तो मुझे खेद है कि तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। यूनशु ने यूनिया को देखते ही ठंडी सांस ली, अपना सिर घुमाया और बिना कुछ कहे ऊपर की ओर चली गई। यूनशेन ने अपने होंठ भींचे और हाथ हिलाकर दूसरों से कहा, तुम सब लोग इधर उधर चले जाओ, वापस जाओ और आराम करो। यूनिया बैठी रही और यूनशेन ने उसे एक नज़र देखा। बहुत तेज होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। यूनिया की चमकदार आंखें उसकी ओर देखने लगी। क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं, पिताजी? उनकी आंखें बहुत साफ थीं और यूनशेन ने अजीब तरह से अपनी नज़रें हटा ली और ठंडे स्वर में कहा, बहुत देर हो गई है, व्यस्त दिन के बाद, जाओ और आराम करो। उस आदमी को पीछे हटते देख यूनिया ने अपना निचला होंठ काट लिया। उसकी आंखों में एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभर आई। तुम्हें लगता है कि जरा सी सावधानी से मैं प्रभावित हो जाऊंगा? तुम्हारी गणनाएं तो नाकाम ही होंगी। पिछले जन्म में मैं ऐसे ही बेतुके मोह के कारण मरा था। तुम वही चाल दोहराना चाहते हो, पर अफसोस अब मैं उसके झांसे में नहीं आता। चाहे तुम कितनी भी योजना बना लो, मेरा दिल एक पत्थर की तरह है। यूनिया अपने कमरे में लौटी। उसके हाथ में जो मोबाइल फोन था अचानक एक झनकार के साथ बज उठा। ध्वनि तत्काल और दबावपूर्ण थी, मानो यह मृत्यु की घंटी हो। यूनिया ने फोन बिस्तर पर फेंक दिया और लेट गई। तुम मेरी छोटी सी बच्ची हो, मैं तुमसे इतना प्यार कैसे कर सकता हूँ, तुम्हारे छोटे से लाल चेहरे के साथ। तुम मेरे आकाश में सबसे खूबसूरत बादल हो जो मुझे तुम्हें अपने दिल में रखने की अनुमति देता है। अध्याय 163 मेरा प्यार मूसलाधार पानी _2। यूनिया ने अचानक अपने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए और बिना कुछ कहे कहा, मेरे लिए इसे बंद करो। संगीत अचानक बंद हो गया। उसके बाद एक कर्कश हंसी की आवाज आई जिसने उस घनी अंधेरी रात में किसी की भी रीढ़ में अजीब तरह से सिहरन पैदा कर दी। निक्स निक्स निक्स, जैसे किसी आत्मा को बुलाने की आवाजें लगातार आ रही थीं। एलन, इसे बंद करो वरना मैं पोपी को बुला लूंगी। यूनिया ने धारा प्रवाह बिना उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा, कृपया ऐसा न करें। अंततः उस व्यक्ति ने सामान्य आवाज निकाली, एक चुंबकीय युवा पुरुष की आवाज। ठीक है, आप जीत गए। मुझे कंट्री हुआ का संगीत इतना मनमोहक लगता है कि मैं सुनना बंद नहीं कर सकता और मैं अनजाने में ही उसे गुनगुनाने लगता हूँ। यह अविश्वसनीय है। अगर और कुछ न हो तो जल्दी से गायब हो जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। यूनिया ने अपना सिर तकिए में दबा लिया। हे निक्स, क्या तुम मेरी थोड़ी तारीफ नहीं करोगी? मैंने तुम्हारे लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो मज़ेदार है ना? इसने उन्हें ज़रूर बहुत डरा दिया होगा। अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। एलन, मेरे फ़ोन पर ऐसी घिनौनी चीज़ें मत डालो, इसे अपने आनंद के लिए रखो। कैसा रहेगा? क्या ये रोमांचक नहीं है? ये बीज मुझे कई बेवकूफ़ों के कंप्यूटरों को हैक करके मिले हैं। सचमुच कलेक्टर संस्करण, एक समान 3P। चुप रहो। यूनिया चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। बस चुप रहो और मेरे फ़ोन से दूर हो जाओ वरना मुझे लगता है कि पोपी तुम्हारे साथ वर्दी प्रलोभन खेलने के लिए बहुत उत्सुक होगी। एक फुसफुसाहट के साथ उसका फ़ोन तुरंत चुप हो गया। यूनिया की मुलाकात एलन से तब हुई थी जब वह अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। वह मेडिकल स्कूल में पढ़ती थी जबकि एलन कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्कूल में था। दोनों में कोई समानता नहीं थी, लेकिन लाइब्रेरी में एक सीट को लेकर उनमें लगभग झगड़ा हो गया था। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई और एलन अमेरिका में उसका पहला दोस्त बना। यूनिया एलन के परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन उसके अवलोकन से उसके हालात काफ़ी आरामदायक लग रहे थे। एलन मिलनसार और एक कुशल हैकर था, कंप्यूटर की दुनिया में लगभग अपराजय। वह अक्सर इस बात पर अड़ा रहता था कि अजय होना कितना अकेलापन भरा होता है, और वह सॉफ्टवेयर का आविष्कार करने में भी माहिर था। हमेशा अजीबोगरीब रचनाएं करता रहता था और स्कूल में हमेशा एक हाई प्रोफाइल हस्ती रहा था। हालांकि एलन में अमीर युवा मालिकों वाली कई बुरी आदतें भी थीं, जैसे कि एक प्लेबॉय होना और उसके रोमांटिक रिश्ते गड़बड़ा गए हों।
यूनिया जानती थी कि उसने एक ही समय में 3 गर्लफ्रेंड्स को डेट किया था और कई स्विंगर पार्टियों में भी गया था। बस इसी ख्याल से यूनिया की भूख कई दिनों तक मिट गई थी। उसने एलन को एक घटिया इंसान समझकर उसकी खिल्ली उड़ाई थी। एलन का कहना था कि उसके जैसी पूर्वी महिलाएं बहुत ज़्यादा शर्मीली और मज़ेदार नहीं होती। अगर एलन की अंग्रेज़ी वाकई अच्छी न होती तो यूनिया उससे दोस्ती करने की हिम्मत नहीं करती। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और निर्णय लिया कि वह एलन की एक व्यक्ति के रूप में परवाह करती हैं तथा उनका निजी जीवन उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। एलन ने बिना एक भी पत्ता चिपके फूलों के बगीचे से गुजरने का दावा किया था। हालांकि पॉपी नाम की एक महिला के साथ उसका पतन हो गया। वह हॉलीवुड की एक मशहूर सेक्स सिंबल थी। उनकी मुलाकात एक पार्टी में हुई और एक रोमांचक रात गुजरी। तब से पॉपी ने एलन को अपना स्थायी प्रेमी मान लिया था। एलन शुरू में तो पूरी तरह से तैयार था क्योंकि पॉपी मशहूर, सेक्सी और खूबसूरत थी, किसी भी पुरुष के लिए एक आकर्षक सा थी। लेकिन पॉपी की चाहत बहुत प्रबल थी। उनका रिश्ता लाभ वाले मित्र से प्रेमी और प्रेमिका में बदल गया, ब्रेकअप और सुलह से पीड़ित था और लंबे समय से नाजुक था। एलन की वजह से पॉपी यूनिया के भी करीब थी और वे एक दूसरे को अपना विश्वासपात्र मानते थे। पॉपी बुद्धिमान और चालाक थी, हमेशा जानती थी कि उसे क्या चाहिए और रिश्ते पर हावी रहती थी। अब पॉपी का नाम सुनते ही एलन का सिर दुखने लगा था। यूनिया को लगा कि ये विदेशी स्वाभाविक रूप से बेलगाम है, इनमें पवित्रता का कोई भाव नहीं, अपने साथी के प्रति वफादारी तो दूर की बात है। उसने एलन को एक पल पॉपी से अपने प्यार का इजहार करते और अगले ही पल एक नई लड़की के साथ संबंध बनाते देखा था। पॉपी एलन के लिए जान देने को तैयार थी, वहीं यूनिया ने उसे अक्सर कई उत्तराधिकारियों के साथ घपलेबाजी में लिप्त देखा था। उनकी नज़र में प्यार क्या है? अगर शरीर वफादार नहीं हो सकता तो ये प्यार के पवित्र नाम को कलंकित करने से कम नहीं है। इस भूस्खलन में फंसी यूनिया को भी धीरे धीरे चीज़ें साफ दिखाई देने लगीं। इस भौतिकवादी दुनिया में शुद्ध प्रेम की तलाश करना स्वर्ग तक पहुंचने जितना ही कठिन था। एलन के कारण यूनिया के विचार तकिए में दबे हुए थे और वे उलझे हुए थे। अगर किसी दिन उसे किसी से प्यार हो जाए तो वह चाहेगी कि वह पूरी तरह से उसका हो जाए, सिर से पांव तक, तन से मन तक, यहाँ तक कि उसके एक एक बाल तक। वरना वह सब कुछ बर्बाद कर देना पसंद करेगी। अध्याय 164 मेरा प्यार मूसलाधार पानी _3। उसने कड़वाहट से अपने मुंह के कोनों को खींचा। जी यूनिया, तुम सच में एक सन की हो, लेकिन क्या कभी ऐसा दिन आएगा? अनायास ही उस युवा लड़के का चमकता हुआ मुस्कुराता चेहरा उसके दिमाग में घूम गया। यूनिया ने आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा तकिए में गहराई से गड़ा लिया। यानसोंग घर जाते समय कार में बैठा था और कुछ झुंझलाहट में अपना सिर झुकाए हुए था। वह वास्तव में उसका फ़ोन नंबर पूछना भूल गया था। यानके ने चुपके से अपने भाई के बदलते हाव भाव देखे और अपने होठों को मोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। प्यार में डूबा एक जवान आदमी कितना प्यारा होता है। उसने खांसते हुए लापरवाही से कहा, माँ, बहन यूनिया अब एक देवी जैसी सुंदरता में खिल गई है, ये बहुत अच्छा है। जूंग जियुए ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम्हें वह पसंद है? यानके ने तुरंत जोर से सिर हिलाया, जरूर, मैं करता हूँ। जूंग जियुए की आंखें उत्साह से चमक उठी जब उसने यानके के सिर पर हाथ फेरा। वाह, अच्छी बात है कि तुम्हें वो पसंद है। न तो यानके और न ही यानसोंग उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ पाए। उन्होंने सोचा कि वह यानके की प्रतिक्रिया पर विचार कर रही है। केवल यान नानमो ने इसे समझा और अनजाने में उसकी ओर देखा, अपना गला साफ किया। जूंग शियुए ने उसे देखा। कोमलता से भरी उस नज़र ने यान नानमो के दिल को झकझोर दिया। अगर वहाँ दोनों बच्चे न होते तो शायद वह उस पर पहले ही टूट पड़ता। यानसोंग ने अवचेतन रूप से अपनी भौहें सिकुड़ी, जुआंग शियुए की ओर देखा और कुछ गड़बड़ महसूस की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं था कि यह क्या हो सकता है। घर पहुंचकर यान नानमो जुआंग जियुए को अपनी बाहों में भरकर उनके कमरे की ओर जाने के लिए बेताब था। यानसोंग उन दोनों की पीठ देखता रहा और अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने कमरे में वापस आकर यानसोंग ने अपने पीछे आ रहे यानके को अनदेखा कर दिया और बाथरूम में नहाने चला गया। स्नान के बाद यानसोंग अपनी कमर पर केवल एक तौलिया बांधे हुए बाहर आया, जिससे उसकी मजबूत छाती और लंबी दिव्य टांगों का विशाल विस्तार दिखाई दे रहा था। यानके के मुंह से लार टपकने लगी। यानसोंग ने उसे ठंडी नज़र से देखा। अपना लार पोंछ लो और अगर जमीन पर गिर जाए तो चाट लो। ये कहकर वह मेज पर गया और अपने लिए एक गिलास पानी डाला। 17 साल की उम्र में यानसोंग पहले से ही 1 मीटर 80-50 इंच लंबा था। वहां खड़े होकर उसके लंबे हाथ और पैर उसके भीगे बालों और कसी हुई मांसपेशियों वाली छाती से और भी ज्यादा उभरकर दिखाई दे रहे थे, जो कांसे की चमक से चमक रही थी, जीवन की ऊर्जा से भरपूर। सुस्पष्ट वक्षस्थलों से नीचे देखते हुए यानके ने घूंट भर लार निगल ली। सपाट पेट पर उभरे हुए पेट साफ दिखाई दे रहे थे। उसने गिना, 1 2 6 पैक। पेट के दोनों ओर जलपरी जैसी रेखाएं हल्की सी दिखाई दे रही थीं, जो घातक कामुकता को दर्शाती थीं, जिससे तौलिया हटाकर पूरी महिमा देखने का मन करता था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका भाई इतना अच्छा है। कपड़े पहने तो वह दुबला पतला और सीधा सादा दिखता था, लेकिन बिना कपड़ों के तो वह कितना हृष्ट पुष्ट था। यही तो लोग कहते होंगे कि कपड़े आदमी को पतला दिखाते हैं, लेकिन नग्नता शरीर को दिखाती है। यानके ने अनजाने में अपनी छाती को छुआ, जो उबले हुए मुर्गे जैसी सपाट थी, और खुद को रोक न सका और पूछा, भाई, तुमने ऐसा शरीर कैसे बनाया? तुम तो छुप छुप कर ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे भी साथ नहीं लाए। क्या तुम अब भी मेरे असली भाई हो? उसके स्वर में शिकायत भरी थी। यानसोंग ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम्हें लगता है कि तुम डंबल भी उठा सकते हो? गलती से खुद को कुचलकर मत मार लेना। यानके ने छाती फुलाकर कहा, कौन कहता है कि मैं नहीं कर सकता? यानसोंग को उसकी परवाह नहीं थी और वह अपना आईपैड सोफे पर ले गया और अंग्रेजी पढ़ने का ऐप शुरू कर दिया। यानके ने सोफे पर बैठे लड़के की तरफ देखा।
वह एक पैर दूसरे पर रखे हुए बैठा था, सहज भाव से, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। मंद रोशनी उसकी त्वचा पर एक मधुर आभा बिखेर रही थी, जो सुनहरी रोशनी से झिलमिला रही थी, जिससे अनायास ही मुंह सूख जाता था। वहां मूर्ति की तरह बैठा, शैतानी रूप से सुंदर यान के अपनी ठुड्डी को हाथों से थामे बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। आह, इतना शानदार शरीर, मेरी होने वाली भाभी कितनी भाग्यशाली होगी। यान सोंग के होठों को पढ़ते हुए महिला की आवाज के साथ ताल मिलाते हुए देखकर यानके ने आह भरी। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हालांकि उसका भाई हर साल परीक्षा में अव्वल आता था, लेकिन अपनी अंग्रेजी की कमी के कारण वह लगभग शीर्ष स्थान गंवा बैठा था। विडंबना यह है कि उसका भाई हर विषय में अव्वल था, लेकिन अंग्रेजी में उसे दिक्कत होती थी। निजी तौर पर वह अपनी अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के लिए बहुत मेहनत करता था। कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं नजदीक आने के कारण उसके भाई को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिससे उसके पिता, माता और परदादा खुश हो जाते। यानके ने अचानक पूछा, भाई तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो? यान सोंग रुका, फिर अपने होंठ आपस में दबा लिए। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, एक सैनिक बन जाओ। यानके ने कहा, भाई तुम वर्दी में बहुत सुंदर लगोगे, लेकिन सेना में भर्ती होने का मतलब है बार बार बिछड़ना। माँ तुम्हें जरूर याद करेंगी। यानके की नजरें इधर उधर घूम गईं। और अगर भविष्य में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी तो हो सकता है कि तुम उसे 1.5 साल तक न देख पाओ। सावधान रहना, वरना कोई उसे लेकर भाग सकता है। यान सोंग को सचमुच अचंभित देखकर यानके ने हंसते हुए कहा, अगर प्यार सोने से भी मजबूत है तो ये समस्याएं नहीं होंगी। अध्याय 165 मेरा प्यार मूसलाधार पानी _4। यान सोंग ने अचानक यानके की ओर देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, जिससे यानके का दिल उछल पड़ा। क्या आप प्यार में हैं? यानके ने ऊप से जम्हाई लेते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। आजकल की लड़कियां इतनी नीरस हैं कि मैं उनके साथ डेटिंग करने में परेशान नहीं हो सकता। सच में? कोई नहीं। यान सोंग ने गंभीरता से उसकी जांच की। यानके ने असहाय भाव से कंधे उचकाते हुए कहा, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो पूछने की क्या जरूरत है? यान सोंग ने सिर हिलाया, तुम अभी भी जवान हो, अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यानके ने आंखें घुमाई, बहुत पुराने जमाने की बात है। क्या तुम कह रही हो कि तुम डेट नहीं करती? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी पर क्रश नहीं है। यान सोंग की खामोश प्रोफाइल देखकर यानके ने एक लंबी आह भरी। आह, कौन जानता है कि सिस्टर यूनिया इस समय क्या कर रही हैं? अपने भाई की आंखों में स्पष्ट व्याकुलता देखकर यानके ने हंसते हुए कहा, भाई क्या तुम्हें बहन यूनिया पसंद है? यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उस बच्चे ने उसे धोखा दिया है तो यान सोंग का चेहरा अचानक काला पड़ गया। भाई वास्तव में बहन यूनिया को पसंद करता है, आपने खुद इसे स्वीकार किया है, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर आपके प्रशंसकों को पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा। यानके ने कहा और यान सोंग के गुस्से में पूरी तरह से भड़कने से पहले ही वह उछलकर कमरे से बाहर निकल गया। यान सोंग को एक क्षण के लिए चिड़चिड़ाहट महसूस हुई और उसने अपना आईपैड सोफे पर फेंक दिया और वह बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका लंबा शरीर नर्म बिस्तर में धंस गया, करवटें बदलने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसमें आग लगी हो। उस युवा लड़की की छवि उसके मन में उभर आई। उसकी हर भौहें और मुस्कुराहट, हर हाव भाव उसके भीतर गहराई से अंकित हो गया, मानो एक स्लाइड शो की तरह लगातार चल रहा हो। भाई, क्या आपको बहन यूनिया पसंद है? अवचेतन प्रतिक्रियाएं सबसे वास्तविक होती हैं। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी समय उस व्यक्ति ने उसके दिल में घर कर लिया था। शायद यह उस वर्ष की बात है जब कैफे में छोटी लड़की ने उसके कंधे पर काट लिया था, उसकी भयंकर और पागल निगाहें। या जब वह 7 साल की थी तो उसने उससे कहा था, मुझसे वादा करो कि कभी मुझसे प्यार नहीं करना, उसकी उदास और रहस्यमयी आंखें। शायद जब रंग बिरंगी तितलियां उसकी ओर उड़ी तो उसने कहा, भाई यान, मुझे भूल जाओ। या उस दिन गली में जब उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा था, मुझे बताओ, क्या मैं पागल हूं या मैं विकृत हूं? शायद आज रात ही वह दिन था जब वह पूरी तरह तैयार होकर उसके सामने आई। उसकी आंखों में एक सौम्य मुस्कान थी और वह बड़ी शान से खड़ी थी। हाय भाई यान, बहुत समय हो गया मिलते हुए। सचमुच बहुत समय हो गया है। उनके बीच 10 साल का अंतराल था, 3000 दिन और रात से भी ज्यादा। जैसे ही उसने अपनी लालसा को कड़वे घूंट की तरह निगला, वह अचानक प्रकट हो गई। उसने अपना हाथ अपने बाएं कंधे पर रखा, जहां एक उभरा हुआ निशान था जो अब आंखों से मुश्किल से दिखाई देता था, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी उसे महसूस कर सकती थीं। जी यूनिया, मैं मानता हूं। अगली सुबह यूनिया समय पर जाग गई। उसने नाइट स्टैंड पर समय देखा, सुबह के 6:05 बज रहे थे। वह उठी, पर्दे खोले और उगता हुआ सूरज किंगशान पर्वत की पृष्ठभूमि में शानदार दिख रहा था। यूनिया ने खेलकूद के कपड़े पहन लिए, अपने लंबे बालों को बांध लिया, प्रसारण चालू करने के लिए अपना फोन उठाया, अपने ईयरफोन लगा लिए और घर से निकल गई। इस समय नौकरों के अलावा कोई और जाग नहीं रहा था। यूनिया जी फैमिली मैनर से बाहर निकली और पांशान रोड पर धीरे धीरे दौड़ते हुए, नज़ारों का आनंद लेते हुए चल पड़ी। सुबह की हवा अविश्वसनीय रूप से ताज़ा थी और व्यायाम करने के बाद सारा आलस्य दूर हो गया। उसके शरीर का हर रोम रोम खुल गया। पांशान रोड के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद यूनिया ठीक 1 घंटे बाद सुबह 7:05 बजे घर लौटी। वह हवेली के बाहर से बगीचे में चली गई, जहां उसे देखकर मौलियों ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। यूनिया ने अपने होंठ थोड़े से ऊपर उठाए और आराम से लिविंग रूम में चली गई। भोजन कक्ष में लगभग सभी लोग नाश्ता करने के लिए एकत्रित हुए थे। युनशु मेज के शीर्ष पर बैठी थी, कांग जिनिक्सियन उनके दाहिनी ओर, युनशेन उनके सामने, कांग जिन से युनशेन के बगल में, और बाई रान अपने बेटे के साथ युनशु के ठीक सामने बैठी थी, जिससे कांग जिनिक्सियन के बगल वाली सीट खाली रह गई थी। एक उपपत्नी और एक पत्नी एक मेज पर शांतिपूर्वक भोजन कर रहे हैं। ये दृश्य बहुविवाह के अतीत को छोड़कर आधुनिक समय में व्यावहारिक रूप से पौराणिक लगता है। यूनिया ने व्यंग्य किया और सीधे कांग जिनिक्सियन के बगल वाली खाली सीट पर जाकर बैठ गई। सुप्रभात, उसने मुस्कुराते हुए कहा।
बाई रैन ने उसे सिर हिलाया, बाकी लोगों ने उसे न देखने का नाटक किया और कांग जिनिक्सियन ने मुड़कर उसे देखकर मुस्कुराया। नाश्ता चीनी और पश्चिमी व्यंजनों का मिश्रण था, जिसमें सोया दूध और तले हुए आटे की स्टिक्स, साथ ही टोस्ट और दूध भी था। वह जो चाहे खा सकती थी। अध्याय 166 मेरा प्यार मूसलाधार पानी _5। यूनिया ने टोस्ट का एक टुकड़ा लिया, उस पर थोड़ा सा कैवियार फैलाया और उसे एक गिलास दूध के साथ पिया। जब वह खाना खा रही थी तो कई लोग उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। भोजन करते समय युवती की गतिविधियां बहुत ही सुंदर थीं, मानो वह भोजन नहीं कर रही हो बल्कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हो, जिससे सुबह के सूर्य की याद दिलाने वाला पवित्र वातावरण फैल रहा था। कांग जिनिक्सियन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह सुइयों पर बैठी हो और चाह रही हो कि उसे जमीन में कोई दरार मिल जाए जिसमें वह रेंग सके। यूनिया ने धीरे से दूध का गिलास नीचे रखा, अपना मुंह पोंछने के लिए रुमाल उठाया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पेट भर गया है, कृपया अपने भोजन का आनंद लें। ये कहकर उसने बाईशी के प्यारे से छोटे से सिर को सहलाया और भोजन कक्ष से बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई। युनशु की नज़र उसकी पीछे हत्ती पीठ पर इतनी नाराजगी से थी कि वह मांस का एक टुकड़ा नोच लेना चाहती थी। कुछ देर सोचने के बाद वह शांत हो गई। इस समय अंकल फैंग आज का अखबार लेकर आए। भोजन के दौरान अखबार पढ़ना हमेशा से युनशु की आदत थी और युनशेन को यह आदत उनसे विरासत में मिली थी। आज के जियांगजोहू मॉर्निंग पोस्ट की शुरुआत में पहले पृष्ठ का शीर्षक बोल्ड और बड़ा था, शानदार वापसी, अग्रणी सोशलाइट की किंवदंती जारी। ये वास्तव में जी यूनिया के बारे में एक रिपोर्ट थी, प्रमुख सोशलाइट, क्या वह इसके लायक भी थी? जैसे ही युनशु ने यह समाचार देखा, उसने अखबार को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। कांग जिनिक्सियन ने अग्रणी सोशलाइट शब्दों की एक झलक देखी, उसका दिल धड़क उठा और अनिच्छुक हार की भावना के साथ उसकी निगाहें नीचे झुक गईं। उसने दशकों तक कड़ी मेहनत की थी, सिर्फ आज्ञाकारी और संतानोचित होने का नाम कमाया था। और जी यूनिया, उसका क्या? उसने कुछ नहीं किया और उसे अग्रणी सोशलाइट का ताज पहनाया गया। जिनशियान इसे स्वीकार नहीं कर सका। कांग जिनसे ने व्यंग्य किया, ये पत्रकार सचमुच बकवास लिखना जानते हैं। अग्रणी सोशलाइट, वह तो बस एक छोटी बच्ची है और आसानी से कुचली जाने वाली नहीं है। उसके मन में ईर्ष्या की लहर दौड़ गई। उस जमाने में जीलानी एक प्रसिद्ध अग्रणी सोशलाइट थी, जिनकी उपस्थिति से दूसरी औरतें शर्मिंदा हो जाती थीं। अगर जीलानी उनकी मां न होती तो जी यूनिया को 800 सालों तक ये पदवी न मिल पाती। वह भी अपनी मां की बुद्धिमत्ता सीख रही थी। बाईरान ने सभी के चेहरों पर अप्रत्याशित भाव देखे और उसकी आंखों में उपहास की झलक झलक उठी। उसने सोचा, लोग अपनी जगह कभी पहचान ही नहीं पाते। वे साफ तौर पर जंगली मुर्गियां हैं, फिर भी फीनिक्स बनने की ख्वाहिश रखते हैं। नतीजा और भी बुरा होता है। आज सोमवार था। नाश्ते के बाद कांग जिनशियान स्कूल चला गया। कांग जिनसे को एक फिल्म की शूटिंग करनी थी। युनशेन कंपनी चला गया। बाईरान अपने बेटे को स्कूल ले गई और घर पर सिर्फ युनशु और यूनिया ही बचे थे। अपने कपड़े बदलने के बाद यूनिया नीचे आई। दादी, जब भी आपको समय मिले बाहर घूमना आपके लिए अच्छा है। आपकी उम्र में यह आपकी हड्डियों और ग्रीवा रीढ़ के लिए फायदेमंद है और यह वृद्धावस्था में होने वाले मनोभ्रंश सेनेल डिमेंशिया को भी रोक सकता है। युनशु ने ठंडे स्वर में उपहास किया। डेनिम चौगा और पीले ऊनी कार्डिगन पहने अपने बैग के साथ असाधारण रूप से मासूम और सुंदर दिख रही युवा लड़की को देखते हुए, मेरे बारे में खुद को परेशान मत करो, बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। यूनिया ने केवल मुस्कुराकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यूनिया को दरवाजे से गायब होते देख युनशु की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। नमस्ते, क्या ये वो जैसी डिटेक्टिव एजेंसी है? शुभ दिन, मैं किसी की जांच में आपकी सहायता मांगना चाहता हूँ। यूनिया ने पहले अस्पताल का चक्कर लगाया, फिर सीधे डायरेक्टर के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। डायरेक्टर ने ऊपर देखा, एक पल के लिए चौंक गया क्योंकि यूनिया आज कुछ ज्यादा ही जवान कपड़े पहने हुए थी, जो पिछले दिन की उसकी शालीनता से बिल्कुल अलग था। उसने उसे पहली नजर में पहचाना ही नहीं था। मिस जी, मैं आपसे दूर से अभिवादन न कर पाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, सू जियुआन ने कहा और जल्दी से उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया और स्वयं चाय बनाने लगा। यूनिया मुस्कुराई। निर्देशक सू, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि आप कल रात के स्वागत समारोह की कमियों को माफ कर देंगे। सू जियुआन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। मिस जी, इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल करना मुझे आश्चर्यचकित करता है। वास्तव में हम यांगिजी नदी की नई लहरों को पुरानी लहरों को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं। यूनिया मंद मंद मुस्कुराए। सू जियुआन ने अपने सामने बैठी लड़की की तरफ देखा। आज उसके पहनावे से वह बहुत जवान लग रही थी, ज्यादा से ज्यादा 14 या 15 साल की। उसका खूबसूरत चेहरा जवानी की चमक से दमक रहा था। आपके लिए समय तय कर दिया गया है, हफ्ते में 2 दिन कार्यालय समय। आप इसे अपने शेड्यूल के अनुसार सेट कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? ये वास्तव में बहुत उदार शर्त थी। यूनिया ने हल्के से सिर हिलाया। अच्छा, कार्यालय भी आपके लिए तैयार है, क्या आप अभी जाकर इसे देखना चाहेंगे? सू जियुआन ने पूछा। यह अच्छा लगता है, चलो अब चलें, उसने सहमति जताई। जैसे ही दोनों खड़े होने वाले थे, एक लंबा आदमी दरवाजा धक्का देकर अंदर आया। उसके हाथ में कुछ दस्तावेज थे। यूनिया को देखकर वह थोड़ा रुका और फिर हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, निदेशक महोदय, ये वह जानकारी है जो आपने रोगी 78 के लिए मांगी थी। सू जियुआन ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, उस आदमी से कहा, बूढ़े पेई, क्या आपके पास बाद में कुछ और है? पेई जिंगहोंग ने बिना कोई भावना प्रकट किए युवा लड़की की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। सू जियुआन मुस्कुराए। ये बहुत बढ़िया है, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। आप मिस जी को उनका नया कार्यालय दिखाने ले जा सकते हैं और अस्पताल व विभाग के परिवेश से परिचित हो सकते हैं। अध्याय 167 मेरा प्यार मूसलाधार पानी _6। पेई जिंगहोंग ने भौहें उठाई। मैं बहुत खुश हूँ। यूनिया पेई जिंगहोंग के पीछे पीछे निर्देशक के कार्यालय से बाहर आए और पेई जिंगहोंग ने उसके बगल में बैठी युवा लड़की की ओर देखा। मैंने आज सुबह अखबार देखा।
शीर्ष सोशलाइट, बुरी नहीं। यूनिया मुस्कुराई, तारीफ के लिए धन्यवाद। उन्होंने प्रशंसा को सहजता से स्वीकार किया और महिलाओं के साथ आमतौर पर होने वाली किसी भी शर्म के बिना स्वीकार किया। मुझे बोल्ड होने के लिए माफ़ करें, लेकिन इस साल आपकी उम्र क्या है? यूनिया ने भौहें उठाईं और हंसते हुए कहा, क्या उपराष्ट्रपति पेई को नहीं पता कि एक महिला की उम्र एक रहस्य है? पेई जिंगहोंग एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर हंसते हुए उसने अपना सिर हिलाया, तो मैं नहीं पूछूंगा। 16। यूनिया ने उदासीनता से कहा, अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तब भी मैं पता लगा सकता था। सही सही बताऊं तो जुलाई के बाद मैं 16 साल का हो जाऊंगा। पेई जिंगहोंग ने सोचा था कि वह युवा होगी, इसलिए वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना अविश्वास व्यक्त किया। आपकी उम्र और आपकी वर्तमान उपलब्धियों को देखते हुए आप वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा हैं। बचपन से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रशंसा पाने के कारण यूनिया को इसकी आदत हो गई थी, लेकिन फिर भी वह थोड़ी विनम्रता के साथ मुस्कुराती थी। लिफ्ट से बाहर निकलकर और प्रशासनिक भवन से होते हुए रोगी विभाग की ओर जाते हुए पेई जिंगहोंग ने उसे अस्पताल के इतिहास और विभिन्न विभागों से परिचित कराया, जबकि यूनिया धैर्यपूर्वक सुन रही थी। यूनिया ने देखा कि लगभग हर गुजरती नस पेई जिंगहोंग की ओर नजरें चुरा रही थी, जिससे उसे निर्देशक सू द्वारा आधे मजाक में कही गई बात याद आ गई। ऐसा प्रतीत होता था कि उपराष्ट्रपति पेई अस्पताल की नर्सों के बीच वास्तव में काफी लोकप्रिय थे। यूनिया का कार्यालय अंतरोगी विभाग में सबसे ऊपरी मंजिल के दाहिनी ओर सबसे भीतरी कमरे में था। एक शांत वातावरण जहां बहुत कम लोग आते थे, एक विशाल कार्यालय, उज्ज्वल और साफ खिड़कियां और एक बाथरूम, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक बुकशेल्फ, एक सोफा और एक कॉफी टेबल शामिल था। यूनिया ने चारों ओर देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। इतना खराब भी नहीं। पेई जिंगहोंग ने एक कागज पर कुछ नंबर लिखे और यूनिया को देते हुए कहा, यह मेरा नंबर है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करें। अंदर आइए। पेई जिंगहोंग के निमंत्रण पर एक युवा लड़की अंदर आई। वह लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। उसके छोटे छोटे बाल थे, गोल चेहरे पर अभी भी शिशु की चर्बी के निशान थे। वह मोटे काले फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए थी। वह सरल और अलंकृत नहीं थी। लड़की की ओर इशारा करते हुए पेई जिंगहोंग ने यूनिया से कहा, अब से वह आपकी सहायक चिकित्सक होगी और आपके काम में सहयोग करेगी। वह आपके जीवन के किसी भी विविध कार्य का भी ध्यान रख सकती है। वह लड़की की ओर देखने के लिए मुड़ा, जो उसकी नज़र पाकर आगे बढ़ी, अपना सिर थोड़ा झुकाया और शांति से कहा, मेरा नाम वेई किंग है। मैंने जियांगजो विश्वविद्यालय के क्लिनिकल सर्जरी विभाग से 2027 की कक्षा में स्नातक किया है। लड़की ने विधिपूर्वक अपना बायोडेटा सुनाया। अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन से उन्होंने अपने थीसिस सलाहकार को प्रभावित किया और मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री लेने का अवसर ठुकराकर क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम करना चुना। उनका सपना एक उत्कृष्ट सर्जन बनने का था और उनका मानना था कि केवल सिद्धांत ही उन्हें सब कुछ नहीं सिखा सकते, सर्वश्रेष्ठ सर्जन अभ्यास और अनुभव से बनते हैं। वह स्वास्थ्य ब्यूरो द्वारा आयोजित एक व्यावसायिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद अस्पताल में शामिल हुई थी और सहायक चिकित्सक से आगे बढ़ने का इरादा रखती थी, कुछ वर्षों बाद स्वतंत्र होने की आशा में। जब अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों ने उससे शुरुआत में बात की तो उसे तब तक कुछ समझ नहीं आया जब तक उन्होंने उसे डॉक्टर निक्स की सहायक नहीं बताया। आमतौर पर शांत रहने वाली वह भी आश्चर्य से उछल पड़ी। सर्जन बनने का सपना देखने वालों के लिए डॉक्टर निक्स एक महान हस्ती थे, किसी देवता की तरह अगम्य और एक आदर्श व्यक्ति जिनके सर्जिकल मामलों पर मेडिकल छात्रों के बीच अक्सर चर्चा होती थी। वे सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि डॉक्टर निक्स लगभग अलौकिक थे और उनकी सफलता की कोई मिसाल नहीं थी। लेकिन क्या डॉक्टर निक्स विदेश में नहीं थे? ये तो सबको पता था कि वे सेंट मैरी अस्पताल में काम करते हैं, तो फिर इतनी बड़ी हस्ती जियांगजू कैसे आ सकती है? वह बार बार यही सोच रही थी। उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो। इस क्षण तक जब वह डॉक्टर निक्स के सामने खड़ी थी और अपना परिचय दे रही थी तो उसने देखा कि वह एक युवा लड़की थी। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को दबा लिया। अजीब बात यह है कि वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुई। उसे लगा कि डॉक्टर निक्स अपने आप में एक किंवदंती थी। बहुत अच्छा, अब से तुम मेरे पीछे आ सकते हो। लड़की मंद मंद मुस्कुराई। उसकी सुंदरता अविश्वसनीय रूप से मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। अगर कोई आश्चर्य की बात थी तो वह उस लड़की के व्यवहार और सुंदरता से चकित थी, मानो किसी पेंटिंग से निकली हुई आकृति हो। उसे और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि डॉक्टर निक्स हुआ देश की रहने वाली थी। यूनिया वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। समय देखते हुए वह फर्नीचर बाजार जाने की तैयारी करने लगी। ये देखकर पेई जिंगहोंग ने पूछा, क्या तुम्हें कोई जरूरी काम है? यूनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं थोड़ी देर में फर्नीचर बाजार जाने की योजना बना रही हूँ। पेई जिंगहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत बढ़िया है। मेरी पास में ही एक मीटिंग है, इसलिए मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, मैं टैक्सी ले सकती हूँ। यूनिया ने धीरे से मना कर दिया। अध्याय 168-099 मेरा प्यार मूसलाधार पानी _7। पेई जिंगहोंग ने फिर कुछ नहीं कहा और दोनों एक साथ रोगी विभाग से बाहर निकल गए। उनकी ओर एक महिला आ रही थी जो बिल्कुल वही लाओनाना थी जिससे वे पहले निदेशक के कार्यालय के बाहर मिले थे, और जो लड़की उसके पीछे साई की तरह चल रही थी वह कोई और नहीं बल्कि वेंग शियू थी। जब लाओनाना ने जी यूनिया को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह यहाँ कैसे है? हालांकि वेंग शियू की नज़र उसके बगल में खड़े आदमी पर पड़ी जिसे उसने पहले अस्पताल में प्रचार बोर्ड पर देखा था। अस्पताल के उपाध्यक्ष पेई जिंगहोंग युवा और सुंदर थे तथा अस्पताल की कई महिला डॉक्टरों और नर्सों के सपनों के प्रेमी थे। परिपक्व, स्थिर, शांत और संयमित, उनकी हर मुद्रा महिलाओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। वेन शियू ने आंखें सिकुड़ते हुए फुसफुसाते हुए कहा, वह साक्षात्कार में पास हो गई होगी और अब हमारी सहकर्मी होगी। लाओनाना बिल्कुल अनिच्छुक थीं और यूनिया के पास से गुजरते हुए जोर से उससे टकरा गईं। यूनिया पहले से ही सतर्क थीं और उन्होंने तेजी से एक कदम आगे बढ़कर टक्कर से बच गईं।
लाओनाना यूनिया के अचानक हिलने की उम्मीद न करते हुए लगभग मुंह के बल गिर पड़ी। ऐसा हो भी सकता था अगर वेंग शियू ने उन्हें समय पर न पकड़ा होता। लाओनाना ने वेंग शियू का हाथ झटक दिया और झगड़ालू भाव से पीछे मुड़ी। क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम कहाँ जा रहे हो? देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, माफी मांगो वरना हमारे बीच ये सब खत्म नहीं होगा। यूनिया ने लापरवाही से अपने कपड़े झाड़ दिए, मानो कोई अशुद्ध चीज गिरा रही हो, ठीक उसी जगह पर जहां लाओनाना ने संपर्क किया था। लाओनाना का चेहरा खराब हो गया और उसने पूछा, मैंने तुमसे माफी मांगने को कहा था। क्या तुम बहरे हो या गूंगे? यूनिया की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं जब वह आगे बढ़ी और लाओनाना के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि लाओनाना का चेहरा एक तरफ झुक गया। थप्पड़ की आवाज बहुत तेज और कर्कश थी, जिसने कई दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वेन शियू उछल पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुंदर और सौम्य दिखने वाली लड़की लड़ाई में इतनी निर्णायक होगी। पेई जिंगहोंग ने एक भौं उठाए और एक दर्शक की मुद्रा में अपनी बाहें पार कर लीं। तुमने मुझे मारा, तुमने सचमुच मुझे मारा। लाओनाना ने अविश्वास से अपना चेहरा ढक लिया। यूनिया ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब कोई मेरे सामने ये शब्द कहता है। पहली बार तो मैंने इसे अनसुना कर दिया था, लेकिन ये दूसरी बार है। तुम्हें सबक सीखने की जरूरत है। उसकी गहरी आंखें एक ठंडी भयावह रोशनी से चमक रही थीं, मानो कोई अथाह खाई हो, जिससे लाओनाना सहज ही पीछे हट गई। फिर भी उसके चेहरे पर चुभता दर्द उसे उस अपमान की याद दिला रहा था जो उसने सहा था और उसे यूनिया को थप्पड़ मारने के लिए उकसा रहा था। मैं तुमसे लड़ने जा रही हूँ। यूनिया ने आसानी से लाओनाना की कलाई पकड़ ली और अगले ही पल लाओनाना का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। ये दर्द कर रहा है। जिस स्थान पर यूनिया ने पकड़ रखा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसे सुइयों से चुभोया जा रहा हो, जिससे उसका पूरा हाथ सुन्ना और शक्तिहीन हो गया। यूनिया ने एक पुराने चिकित्सक से पारंपरिक चीनी चिकित्सा के बारे में कुछ सीखा था और वह मानव शरीर पर कई एक्यूपॉइंट्स के चमत्कार को अच्छी तरह से जानती थी, जैसे कि कलाई पर चीजें एक्यूपॉइंट जो तुरंत हाथ को सुन्न कर सकता था। लेकिन हर कोई इसे हासिल नहीं कर सकता था। चीजें एक्यूपॉइंट को सटीक रूप से स्थापित करने और प्रभाव के लिए सही कोण और बल लगाने के लिए सटीक निर्णय की आवश्यकता थी। यूनिया ने धीरे धीरे इस कौशल में महारत हासिल करने से पहले हजारों बार अभ्यास किया था। उसने इसे बहुत उपयोगी पाया, खासकर गुस्सैल और आक्रामक महिलाओं के खिलाफ। ये कभी असफल नहीं हुआ। यह आखिरी बार है, मुझे फिर से मेरे पास आकर तुम्हारी बातें सुनने दो। वह लाओनाना के कान के पास झुकी और धीरे से बोली, मैं तुम्हें जिंदा रहने पर भी पछतावा करवा दूंगी। उसकी काली आंखों की गहराई में एक अंधेरा गर्द नर्क था। लाओनाना के पीले और डरे हुए चेहरे पर एक नजर भी डाले बिना यूनिया ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। यूनिया के सहारे के बिना लाओनाना पीछे की ओर लड़खड़ा गई और वेंग शियू उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। यूनिया की उदासीन निगाहें वेंग शियू के चेहरे पर घूम गईं और जैसे ही वेंग शियू ने उसकी ओर देखा, यूनिया ने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर मुड़कर चली गई। वेन शियू ने उस लड़की की पीछे हटी हुई आकृति को देखा जो अभी भी उन पैनी निगाहों से हिल रही थी, वास्तविकता में वापस आने के लिए संघर्ष कर रही थी। लाओनाना दर्द से ऊपर चढ़ गया और अपने जाते हुए लोगों को नाराजगी से घूरते हुए बोला, बस तुम रुको। एक क्षण सोचने के बाद वेन शियू को फिर भी याद दिलाने की आवश्यकता महसूस हुई। नाना, क्या आप जानती हैं कि उसके बगल में खड़ा आदमी कौन था? लाओनाना की भौहें सिकुड़ गईं। वह प्रभावित नहीं हुए। कौन? वेन शियू ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, उपराष्ट्रपति पेई। लाओनाना की आंखें चौड़ी हो गईं। आपने किसे कहा? अस्पताल की इमारत से बाहर निकलते हुए पेई जिंगहोंग ने अपने बगल में बैठी लड़की पर नजर डाली। नाजुक और पवित्र, शालीन और सुंदर, देखने में किसी उच्च समाज की सुसंस्कृत महिला जैसी। उसने सोचा भी नहीं था कि वह लड़ाई में इतनी उग्र होगी। एक पल के लिए तो उसे लगा कि उस पर भूत सवार हो गया है। हालांकि उसे यह मानना पड़ा कि जिस यूनिया से उसने लड़ाई की थी वह असल में उससे ज्यादा मिलती जुलती थी। हालांकि उसका मौजूदा रूप एकदम सही था, लेकिन उसमें हमेशा एक अवास्तविकता का भाव रहता था, जिससे लोगों को ऐसा लगता था जैसे वे कोहरे में फूल देख रहे हों। अध्याय 169 मेरा प्यार मूसलाधार पानी _8। इस पर विचार करने के बाद भी उन्होंने पूछा, आपको इन दो शब्दों से इतनी घृणा क्यों है? उसकी निगाहें उदासीनता से यूनिया के चेहरे पर पड़ी, कुछ समझने की उम्मीद में, लेकिन उसकी निराशा के लिए युवा लड़की ने उचित लालित्य के साथ मुस्कुराया, दिव्य परिधान के रूप में निर्बाध। कोई कारण नहीं है, मैं तो जन्म से ही स्वाभाविक रूप से उनसे घृणा करता आया हूँ। पेई जिंगहोंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। आपकी स्थिति एक प्रकार के मानसिक विकार जैसी लगती है। यूनिया के होंठ ठंडे पड़ गए। उपराष्ट्रपति पेई, मरीजों से निपटने के लिए अपनी चालें मुझ पर मत चलाए। मुझे और भी काम है, मुझे जाना होगा। ये कहकर वह जल्दी से अस्पताल से चली गई। पेई जिंगहोंग ने लड़की को पीछे हटते हुए देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। बिना किसी कारण के जब भी वह दूसरों को अपने सामने इन दो शब्दों का उल्लेख करते सुनती तो सहज ही उसे लगता कि यह अपमान है और वह स्वयं को बचाने के लिए रक्षात्मक ढंग से खड़ी हो जाती। वास्तव में यह म्याओ म्याओ के प्रति अत्यधिक चिंता थी जिसके कारण ऐसा हुआ, और पेई जिंगहोंग सही थे, यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विकार था। लेकिन उसने कभी भी बदलाव के बारे में नहीं सोचा। जब वह ये सोच रही थी, टैक्सी फर्नीचर बाजार में रुक गई। फर्नीचर का बाजार बहुत बड़ा था और इधर उधर देखने के बाद यूनिया ने 2 बेडसाइड टेबल वाला एक बिस्तर, एक डेस्क और बुकशेल्फ का सेट और एक टी टेबल सोफा सेट चुना। उसने पूरा भुगतान किया, अपना पता और फ़ोन नंबर दिया और तय समय के अंदर डिलीवरी का अनुरोध किया। फर्नीचर बाजार से निकलने के बाद यूनिया मॉल में पहुंची और एक ही बार में 1 दर्जन कपड़े खरीद लिए, फिर से पूरा भुगतान किया और होम डिलीवरी का विकल्प चुना। समय तेजी से बीत गया और यूनिया दोपहर 4 बजे एक कैफे में बैठी कॉफी पी रही थी और कांच की खिड़की के बाहर के दृश्य को निहार रही थी। एक सहज मुद्रा में वह युवती एक प्रवाहमयी गरिमा का उदाहरण प्रस्तुत कर रही थी। कोमल सूर्यप्रकाश से आलोकित उसका गोरा शरीर कोमल जेड जैसी ऊष्मा बिखेर रहा था, जो अपनी कोमल चमक से समय को मोहित कर रही थी।
एक कोने में काले फ्रेम वाला चश्मा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी लड़की को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। अपना चश्मा ऊपर करके वह खड़ा हुआ और उसके पास गया। मिस, क्या आप अकेली हैं? क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उसने उनके सामने वाली खाली सीट की ओर इशारा करते हुए पूछा। अधिकांश महिलाएं, विशेषकर यदि कोई अनाकर्षक पुरुष उनसे बात करे तो वे संभवतः काफी नाराज हो जाती हैं, लेकिन इस लड़की ने शर्मिंदगी या गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया, केवल उदासीनता से सिर हिलाया। उसकी आवाज उसकी उपस्थिति जितनी ही यादगार थी। कृपया बैठिए। उसकी हड्डियों से ऐसा बड़प्पन और संतुलन झलक रहा था। जैसे ही उसने लड़की का असली चेहरा देखा, उसे ठंडक के साथ साथ उत्साह का भी एहसास हुआ। वह बहुत खुश था क्योंकि वह लड़की उसकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक थी, किसी बेजोड़ मोती की तरह एक हल्की चमक से चमक रही थी। फिर भी उसे यह एहसास भी था कि उसके कुलीन परिवार की कोई लड़की शायद उसकी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करेगी। फिर भी उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। क्या तुम आज स्कूल में नहीं हो? उसने बातचीत शुरू की। लड़की हाई स्कूल की छात्रा जैसी लग रही थी और वह सोमवार था, एक सामान्य स्कूल का दिन। यूनिया की निगाहें खिड़की की ओर चली गईं। उसकी गहरी आंखें धुंधली और दूर थीं। आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? वह आदमी थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उससे इतने सीधे तौर पर बात की जाएगी। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए उसने अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ाया। मेरा नाम गु चेंग है, मैं जिंगहुआंग एंटरटेनमेंट कंपनी में एक एजेंट हूँ। मुझे लगता है कि तुम में बहुत क्षमता है और मैं तुम्हें मनोरंजन जगत में भर्ती करना चाहता हूँ। 3 साल के अंदर अगर तुम कड़ी मेहनत करोगी और अपने रूप रंग पर ध्यान दोगी तो तुम जरूर स्टार बन जाओगी। तो वह एक प्रतिभा स्काउट था। यूनिया ने बिजनेस कार्ड अपनी उंगलियों में उठा लिया। गु चेंग ने पहले कभी इतने खूबसूरत हाथ नहीं देखे थे, दुबले पतले फुर्तीले। ये उसे ऐसी कलाकृतियों की याद दिला रहे थे जो दुनिया की धूल से मैली होने के बजाय प्रशंसा के लिए होती हैं। अपनी उंगलियों से यूनिया ने पतले कार्ड को अपनी उंगलियों पर तेजी से घुमाया, जिससे गु चेंग चकाचौंध हो गया। एक हल्के से झटके के साथ कार्ड हवा में उड़ गया और फिर धीरे से जमीन पर गिर गया। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और थोड़ी सी ढीठ अदा के साथ उसने कनपटी पर गिरे बालों के एक गुच्छे को झटक दिया। एक साधारण सा इशारा, फिर भी उसमें एक अवर्णनीय आकर्षण झलक रहा था। वास्तव में उसके पास एक आकर्षक सुंदरता थी जो किसी भी शहर को अपने घुटनों पर ला सकती थी। मुझे खेद है, लेकिन मुझे अभिनेत्री बनने में कोई रुचि नहीं है। अध्याय 170 100 नंबर 1 सोशलाइट। गु चेंग ने तत्काल पूछा, क्या आप इस पर फिर से विचार नहीं करेंगे? इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था और न ही कभी सोचेगी। अपनी योग्यताओं के साथ अगर वह मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करती तो आधे साल से भी कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो सकती थी, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं चाहती थी। उसे मनोरंजन उद्योग का माहौल भी नापसंद था, जो झूठी भावनाओं और अनैतिकता से भरा था। उसे जिलानी के कहे शब्द याद आ गए। सटीक शब्दों में कहें तो वे अभिनेता हैं, सितारे हैं, और सख्ती से कहें तो वे सिर्फ कलाकार हैं जो हमेशा दूसरों की कहानियों में जीते रहते हैं। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है? शायद श्रेष्ठता के सहज बोध ने जिलानी को इस पेशे से दिल से इतना नफरत करने पर मजबूर कर दिया था कि महिला सितारों के साथ खड़े होने पर भी उन्हें असहजता महसूस होती थी। इसीलिए उन्होंने कार्यक्रम के निमंत्रण को निर्णायक रूप से ठुकरा दिया था, जिससे यूनिया के मनोरंजन उद्योग में प्रवेश की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। उनके विचार से उनकी बेटी समाज की सबसे प्रतिष्ठित महिला होनी चाहिए, वह कलाकारों के साथ कैसे घुल मिल सकती है? ये बात उन्हें कभी स्वीकार नहीं थी। जिलानी के गायब होने के बाद खुद को बचाने के लिए उसके पास उस रास्ते को चुनने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय था। उसका मनोरंजन जगत में हमेशा के लिए बने रहने का कभी इरादा नहीं था। दरअसल वह जिलानी की बात से पूरी तरह सहमत थी। हे, सचमुच जैसी माँ वैसी बेटी, यूनिया ने व्यंग्यात्मक लहजे में सोचा। उसके सामने वाले व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दिवास्वप्न देख रहा है। उसकी काली काली आंखें एक भ्रमित प्रकाश से चमक रही थीं, जिससे वह अलौकिक प्रतीत हो रही थी, इस दुनिया से बाहर। गु चेंग ने हार मानने को तैयार न होते हुए फिर से पूछा, और जो लड़की सोच में खो गई थी वह अचानक वास्तविकता में वापस आ गई और हल्के से मुस्कुराई। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन युवती ने एक भौं उठाई, जिससे गु चेंग का उत्साह बढ़ गया और वह तुरंत खुशी से झूम उठा, ये सोचकर कि उसने अपना मन बदल लिया है। युवती ने अपने होठों को मोड़ते हुए चंचलता का संकेत देते हुए कहा, मैं आपके लिए किसी की सिफारिश कर सकती हूँ। कैफे से निकलने के बाद यूनिया ने लापरवाही से एक टैक्सी बुलाई। खिड़की के बाहर तेजी से पीछे हटते दृश्य को देखते हुए यूनिया ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिका लिया। उसके सुंदर चेहरे पर बर्फीली ठंडक का स्पर्श फैल गया। जो गड्ढा उसने स्वयं खोदा है, उसे अपने प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जैसे ही यूनिया टैक्सी से बाहर निकली, एक लग्जरी कार धीरे धीरे उसके पास आकर रुकी। यूनिया ने एक भान उठाई और कंग जिनिक्सियन अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में कार से बाहर निकली। उसके कान तक लंबे बालों से शुद्ध और मधुर दिखा रहे थे। जब उसने यूनिया को देखा तो उसकी नज़र मुड़ती हुई टैक्सी पर पड़ी और एक सौम्य मुस्कान के साथ उसने पूछा, यूनिया, क्या तुम आज बाहर गई थी? यूनिया ने आंखें सिकोड़ लीं और हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। दोनों एक साथ एस्टेट की ओर चल पड़ीं। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत करीबी लग रही थीं। आंटी आजियान, क्या स्कूल मज़ेदार है? यूनिया ने ऐसे पूछा जैसे कि यह कोई अनौपचारिक टिप्पणी हो। काम जिनिक्सियन रुका, फिर हंसा। यूनिया, ऐसा क्यों पूछ रही है? क्या तुम स्कूल नहीं गई हो? यूनिया ने आह भरते हुए कहा, मैंने कुछ साल स्कूल में बिताए हैं। काम जिनिक्सियन के होठों पर क्षणिक व्यंग्य उभर आया। कुछ साल की स्कूली शिक्षा भी नहीं हो? जी यूनिया, तुम वास्तव में कुछ खास नहीं हो। कोई अंदाजा लगा सकता है कि परिवार की सुरक्षा के बिना बोझ ढोते हुए इतने सालों में बस पेट भर खाना ही उसके बस की बात थी। स्कूल जाने का तो सवाल ही नहीं उठता।
कांग जिनशियान ने जानबूझकर इस विसंगति को नजरअंदाज किया और अवचेतन रूप से खुद को ये यकीन दिलाते हुए कि जी यूनिया आखिरकार उसकी तुलना में कमजोर साबित हुई है। तुम्हारी उम्र में तुम्हें अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए और पढ़ाई करनी चाहिए, वरना भविष्य में अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। अच्छी नौकरी के बिना तुम्हारा जीवन समाप्त ही माना जाएगा। ये कहकर उसने फीकी मुस्कान के साथ यूनिया की ओर देखा। वैसे तुम सुंदर हो, किसी योग्य पुरुष से शादी करना भी एक रास्ता है, लेकिन अपनी सुंदरता का इस्तेमाल दूसरों की सेवा करने के लिए करना कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं है। उसकी आवाज़ में श्रेष्ठता और विनम्रता की भावना ने यूनिया को अनायास ही अपने होठों को सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। हाँ आंटी, आपने सही बात कही। उसने अपना चेहरा छुआ। मेरे मनोरंजन उद्योग में शामिल होने के बारे में आप क्या सोचती हैं? कांग जिनशियान का दिल धड़क उठा और वह उस लड़की के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। अपनी ईर्ष्या के बावजूद कांग जिनशियान को मानना पड़ा कि जी यूनिया बहुत खूबसूरत थी। मनोरंजन जगत की खूबसूरत महिलाओं के बीच भी वह अव्वल दर्जे की थी, और वह अभी भी जवान थी। उसके चेहरे के भावों में अपरिपक्वता की झलक दिखती थी। जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाएगी, नहीं, वह उस दिन को कभी नहीं आने देगी। यूनिया, तुम यून परिवार की मिस यून हो, समाज की एक सच्ची महिला। मनोरंजन उद्योग तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हमारा परिवार तुम्हें, इस आलसी को, जरूर सहारा दे सकता है। कांग जिनशियान गंभीर और नेकनियत लग रही थी। यूनिया ने कुछ नाराज होते हुए कहा, आप फिर से सही कह रही हैं। समाज की प्रथम महिला मैं मनोरंजन उद्योग में अपना चेहरा कैसे दिखा सकती हूँ? इससे मेरी स्थिति धूमिल हो जाएगी। आगे की कहानी सुनाने के वीएम स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।